हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने पुराने जो वीडियोज़ हैं वो सभी देख लिए होंगे और ऐसा मान के चलते हैं कि वो सारे तुम्हें समझ में आ गए होंगे, है ना। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स वगैरह या कोई किसी भी टाइप की प्रॉब्लम जनरेट होती है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो या फिर कमेंट में पूछ सकते हो। वैसे हमारा फेसबुक पेज भी है एक एम्पियर एकेडमी के नाम से, उस पर पूछ सकते हो, है ना। तो हम उससे रिलेटेड अगर आपका डाउट हमें ऐसा लगेगा तो हम उससे रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं उसमें, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो देखा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को स्टडी किया था और उनके पैटर्न को स्टडी किया था, है ना, कि किस तरीके का पैटर्न होता है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ना। उससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देख लिया था, कि बेसिक आइडिया लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कैसे काम करती है। तो हम लोगों ने सीधे सीधे देख लिया था कि ये फोर्स की कैलकुलेशन को समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन सारी चीज़ों को यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जनरल एक फार्मूला डेराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिखते हैं F/Q। Q यहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज, और लिमिट लगा दी थी Q टेंड्स टू 0। इस तरीके से हम लोगों ने लिया था, ठीक है। इसके बाद हमने इसको ऐसे भी लिखा था 1/4πε0 Q/r²। मान लिया था कि Q ये चार्ज है, इसकी वजह से R डिस्टेंस पे हमें कोई पॉइंट है यहाँ पर, ये P, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई थी वो ये थी। इस स्मॉल q को हमने टेस्ट चार्ज माना। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है इससे पहले वाला एक वीडियो है लेक्चर नंबर 9, और तुम्हें लेक्चर नंबर 8 में मिलेंगी ये सारी चीज़ें, है ना। लेक्चर 9 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। तो इस लेक्चर में हम क्या स्पेशल करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं थोड़ा सा पॉइंट चार्जेस के अलग अलग पैटर्न में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन को यहाँ स्टडी करेंगे। बहुत ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल फोर्स की तरह ही है, ठीक है। और हम बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो सब एक ही पैटर्न पे सॉल्व होंगे, सीधे सीधे उसमें वेक्टर का यूज है, वेक्टर की हेल्प से हमें वो सारी चीज़ें करनी है। तो हम उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में उन क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हाँ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जिससे हम बाकी सारे क्वेश्चंस को ईजिली हिट कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर टारगेट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट चार्ज की बात ना करके हम फिर कैसा लेंगे कि चार्ज जो है पूरे में फैला हुआ है, उस केस को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। उसमें करीब 2 या 2 लेक्चर, मान लो 2 लेक्चर लग सकते हैं। उसमें हम अलग अलग शेप में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज फैल जाएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर स्टडी करेंगे, है ना। तो इस लेक्चर में हम कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो अलग अलग केस में हम देखेंगे। जैसे पहला ही केस ले लेते हैं, मान लिया 2 चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं, +Q और -Q। ये डिस्टेंस हमें दे रखी है A और ये डिस्टेंस A। इसकी वजह से हमें यहाँ पर x डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो क्या तरीका होगा। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन पूरी और पूरी फोर्स की तरह ही चलेगी। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग, अब क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पर ऐसे बाहर की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E ड्यू टू +Q। अब इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग अंदर की तरफ। अंदर की तरफ क्यों? क्योंकि ये चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से निकाला। अब होगा क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, ये हमने किससे डिराइव किया है, फोर्स से। फोर्स से ही तो किया है। तो एज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, इन द सेम मैनर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ का वेक्टर एडिशन करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे एंगल पता होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ की, ठीक है। हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। अब हम क्या करते हैं, कोई एक एंगल हमें मानना पड़ेगा। मान लिया हमने ये वाला एंगल जो है थीटा है, इस वाले एंगल को हमने मान लिया थीटा। तो ये वाली लाइन जो ऐसे जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जरा एक चीज़ देखो, ये डिस्टेंस इक्वल है, ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, ये साइड ये वाली साइड इक्वल है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो अगर ये एंगल भी थीटा होगा, देखना जरा ध्यान से, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। ये चीज़ सभी को समझ में आ गई। तो इस डायग्राम को हम इधर बनाते हैं। ये हो गया हमारा E + Q
है ना, और ये हो गया हमारा ई माइनस क्यू, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा। अब अगर हमें ई नेट चाहिए, अगर हमें ई नेट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू इन दोनों के कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि हमें जो डायरेक्शंस का पता है वो हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, या फिर ऐसे कह लो कि आई कैप, जे कैप, के कैप, इन डायरेक्शंस के बारे में हमें आइडिया है। तो हम इन अननोन डायरेक्शंस से इन दोनों वेक्टर को नोन डायरेक्शंस में लेके आएंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों के कंपोनेंट लिए। तो इधर कौन सा कंपोनेंट आया, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों के कॉस कंपोनेंट जो है इस डायरेक्शन में आ गए। साइन कंपोनेंट कैसे आएंगे, ई प्लस क्यू साइन थीटा और इन दिस डायरेक्शन ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब ये जो दो कंपोनेंट है, ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अभी अगर हम कैलकुलेट करें तो ई प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, ई प्लस क्यू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जिस चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ज़रा बताओ ये कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ई प्लस क्यू होगा। ई माइनस क्यू कितना होगा, ई माइनस क्यू भी यही होगा, कितना, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पहले ही यहाँ पे शो कर चुके हैं ना। तो हम अगर ऑलरेडी डायरेक्शन शो कर चुके हैं देन देयर इज़ नो नीड टू प्लेस एनी साइन। तो ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है वो है ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। बाई डिफॉल्ट ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो हम ई नेट क्या लिख सकते हैं, तो हम ई नेट लिख सकते हैं 2, अब ई प्लस क्यू ले लो या ई माइनस क्यू ले लो, क्या होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, यही होगा। अब जरा बताओ यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये एंगल अगर थीटा है तो बेस क्या होगा ए और हाइपोटेनियस इज दिस। तो हम ई नेट यहाँ से लिखेंगे, ई नेट कितना हो जाएगा हमारा 2kq अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा को लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस एक्सप्रेशन will be like that 2kqa upon a square plus x square power 3/2, power 1 and 1/2, so this is 3/2. So E net will be shown here in this manner. So this is the E net and direction of this E net is along the x axis. अगर हम इसको x axis से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाली एक्सिस अगर हम x मान रहे हैं, है ना, तो ये किधर हो गया, इस डायरेक्शन में। तो हम इसको यहाँ पर आई कैप भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा जनरल एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। बाद में इसी क्वेश्चन को हम जब डायपोल मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को हम डायपोल की तरह भी देखेंगे, है ना। तो ये डेरिवेशन हमने यहाँ पे करा दिया है, जिससे वहाँ पर जो है ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट करो, वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक दो चीज़ें और हम यहाँ पे देखते हैं, फिर हम सेम टाइप के क्वेश्चंस जो उनको ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी इलॉजिकल टू सॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर सॉल्विंग इन द सेम मैनर और सेम टेक्निक। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लिया ये चार्ज दिया है Q, ये Q है, ये Q और ये वाला भी Q, और ये एक स्क्वायर हमें दिया हुआ है, साइड इसकी A है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया तो तुम सीधे बोल दोगे कि जीरो होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस वाले चार्ज की वजह से इधर और इसकी वजह से इधर। सो नेट क्या निकल के आएगा, जीरो। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, और आंसर जो है पूरी तरीके से सही है। अब इसमें मान लो आगे हम बोलें कि हमने एक चार्ज जो है यहाँ पर और रख दिया एक्स्ट्रा, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इन चार की वजह से पहले से ही जीरो था, बस एक्स्ट्रा कौन सा है, ये वाला, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और देख लो, ये सारे तो मिलके जीरो बनाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा और कितना हो जाएगा, KQ अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, A/2, तो A/2 का स्क्वायर। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब चलो जरा एक चीज़ और देखते हैं। मान लो हमने क्या किया, चार्ज को यहाँ पर ना रखे, हमने किस तरीके से लिया, ये चार चार्ज रखे हुए थे, इसको हमने 2Q कर दिया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो तुम बोलोगे कि Q Q Q Q ये सब होता है तो इनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकल के आता। अगर यहाँ पे एक चार्ज एक्स्ट्रा आ गया है Q, तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा
और कितना हो जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। कितना होगा बताओ ज़रा, के, अब देखो Q Q Q Q ये तो सब हट गए, अब यहाँ एक्स्ट्रा कितना है Q, तो उस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। कितनी होगी डिस्टेंस A और A, तो ये कितना हो गया A√2, देखो टोटल कितना हुआ A√2, और इसका आधा कितना होगा A/√2, तो A/√2 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर किस केस में होगा, जब Q Q Q और 2Q रखा हुआ है, 4Q, इन चारों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है म्यूचुअली कैंसिल आउट हो जाएगा, बस एक Q जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा बचेगा, उस Q की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन में हमें मिलेगा और इसकी वैल्यू जो है वो इतनी होगी। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्जेस की वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ग्राफ वगैरह हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा लेवल एडवांस के हिसाब से रखेंगे, तो उसको अलग प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी बेसिक आइडिया के लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसके लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इसमें बोर्ड भी कवर होगा, मेंस के लिए भी हम सारी चीज़ें यहाँ पे देख पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझना है हमें ध्यान से। जैसे हमने क्या किया, रॉड ली, हमने क्या किया, इधर एक रॉड कंसीडर की। हमें पता है पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज वो चार्ज है, या ऐसे समझ लो चार्ज जिस जगह पे रखा हुआ है, जो वॉल्यूम कंटेन किया हुआ है चार्ज ने, वो वॉल्यूम जीरो है, मतलब, या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट का वॉल्यूम क्या होता है, पॉइंट का वॉल्यूम होता है जीरो या नेग्लिजिबल। तो अगर जीरो वॉल्यूम चार्ज कंटेन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या होगा, हमने इस रॉड को चार्ज दिया और वो चार्ज इस रॉड की सरफेस पे पूरा चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब ये चार्ज जो हमें देखने को मिला वो एक पॉइंट पे न रह के इस तरीके से पूरी रॉड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो अब ये चार्ज जो है ये पॉइंट चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे ये जो चार्ज हमने जिस रॉड को दिया, अब ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड तो है ही है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। किस तरीके से, यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, इस पूरे सेशन में जो चलेगा वो चलेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि कहीं से भी तुम यूनिट वॉल्यूम कट करोगे इस रॉड का, यूनिट वॉल्यूम मतलब एक रॉड में, रॉड जनरली वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो कहीं से भी हम यूनिट लेंथ कट करेंगे इस रॉड की तो हमें अमाउंट ऑफ चार्ज जो मिलेगा सेम मिलेगा। कहीं से भी हम 1 mm ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 डेसीमीटर ले सकते हैं। तो अगर हम यूनिट लेंथ कट करते हैं इस रॉड की किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन से तोड़ के, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो हमें सेम मिलेगा। मतलब इस पर्टिकुलर लेंथ में इसमें सेम लेंथ है अगर ये, तो इन पर चार्ज भी क्या है, सेम रहेगा। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि ये यूनिफॉर्म होने का एक तरीका है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब मान लिया हमने इस पूरी रॉड पे चार्ज कितना था Q, और इस रॉड की लेंथ कितनी थी, कैपिटल L। पूरी रॉड पे चार्ज Q, लेंथ इसकी कैपिटल L। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, ये वाला टुकड़ा, कहीं से भी ले सकते हो। अगर इस रॉड की लेंथ L है तो हमने इसको मान लिया DL। ठीक है, अब इस पर जो चार्ज होगा वो भी छोटा सा होगा, तो उसको हमने मान लिया DQ। तो अब होता क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि DQ लेंथ पे चार्ज कितना है, DL, यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, DL/DQ। तो ये जो रेशियो हमें देखने को मिला है चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, और इसका सिंबल है लैम्डा। अब देखो होता क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लीनियर है, मतलब लेंथ में या ब्रीथ में या हाइट में हो सकता है, लेकिन वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हेडिंग डालना चाहो फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इतना सब ये सब मत करवाओ, क्योंकि इससे लेक्चर जो है लेंदी हो जाता है, उसमें टाइम कंज्यूम होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें दिख रहा है कि चार्ज जो है लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, या एक डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो रेशियो हमें देखने को मिला है चार्ज पर यूनिट, ये सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ठीक कर देते हैं। ये DQ/DL नहीं है, मतलब DL/DQ नहीं है, इसको ऐसे देखो, DL लेंथ पे जो चार्ज है वो कितना है, DQ, यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, DQ/DL, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। ठीक है, इस तरीके से होगा ये।
dq/dl, मतलब यूनिट लेंथ का जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं लैम्डा। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलाम पर मीटर। डायमेंशन क्या होगी, चार्ज की डायमेंशन होती है 80 और लेंथ की डायमेंशन मीटर, तो ये हो गई इसकी डायमेंशन। तो ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसका फ़ायदा हमें क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि कहीं से भी, अब जैसे ऐसे मान लो हमें लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा का मतलब ये है कि कहीं से भी यूनिट लेंथ कट करोगे तो उस पर चार्ज कितना होगा, लैम्डा। अब तुम्हें मान लो 10 सेंटीमीटर लेंथ पे चार्ज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा में 10 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, अगर 1 सेंटीमीटर का चार्ज हमें दिया हुआ है। अब दूसरी चीज़, अगर हमसे बोला है कि लैम्डा जो है, अगर हमसे बोला कि लैम्डा कितना है, मान लिया 20 कूलाम पर mm, ये हमें दिया हुआ है, और हमसे बोला कि बताओ 10 mm पे कितना चार्ज होगा, मतलब 1 mm पे अगर चार्ज 20 कूलाम है तो प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी हमें बताता है। अब यहाँ पे हम देखें चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर 1 mm पे चार्ज 20 कूलाम है तो 15 mm पे कितना होगा, हम बोलेंगे 15 × 20। तो सीधी बात है कि अगर हमें लैम्डा पता है और हमसे बोला जाए कि इस पर्टिकुलर लेंथ का चार्ज क्या होगा, तो हम उस पर्टिकुलर लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें चार्ज मिल जाएगा। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज ये है कि कभी कभी हमें लेंथ जो है फाइनाइट न दे के इनफाइनाइट लेंथ दे दी जाती है ना। इनफाइनाइट लेंथ मतलब बोल दिया कि वेरी लॉन्ग वायर, वेरी लॉन्ग वायर मतलब जैसे हमने कोई ट्रांसमिशन लाइन ले ली और उसमें 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर लंबी एक लाइन है ना, उसकी हम बात करें तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे वेरी लॉन्ग, या फिर हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट वायर। तो उस केस में अगर हम बात करें कि अगर काफ़ी लंबा कोई वायर है, उस केस में अगर हमें लैम्डा दे दिया, अब हम इसमें चार्ज की बात नहीं करते, इसमें हमें लैम्डा दे दिया 20 कूलाम पर मीटर, और हमसे बोला कि बताओ अगर इस वायर की लेंथ 40 मीटर होती तो इस पर कितना चार्ज होगा, तो हम सीधे कितना बोल देंगे 40 × 20। इस तरीके से हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। धीरे धीरे इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे होती जाएगी जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज जब एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको हम बोलते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग एरियल या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको समझने का तरीका क्या है, इसको समझने का तरीका ये है कि जब भी चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब भी चार्ज केवल और केवल एरिया में कवर्ड होगा, किसी एरिया को कवर करेगा या किसी सरफेस को कवर करेगा, तो वहाँ पे हम कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे वहाँ पे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट था तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करते थे, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये यहाँ पर समझने की बात है। जैसे मान लिया हमने एक कोई प्लेट ले ली, है ना, ये हमने एक प्लेट ली, इस प्लेट का टोटल जो एरिया है वो A है, हमने इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कट किया और इसका एरिया मान लिया dA। इस प्लेट पे टोटल चार्ज Q है और इस पे हमने मान लिया dQ चार्ज। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि dA एरिया पे चार्ज जो है वो कितना है, dQ। तो यूनिट एरिया पे चार्ज कितना हो जाएगा, dQ/dA, और इसको हमने नाम दे दिया सिग्मा। सिग्मा क्या है यहाँ पर, सिग्मा को हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सिग्मा यहाँ से हो जाएगा dQ/dA, ठीक है। यूनिट इसकी हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन इसकी हो जाएगी चार्ज की डायमेंशन 80 और एरिया की L स्क्वायर, L स्क्वायर होगा ना, वहाँ L स्क्वायर ही था, हाँ L स्क्वायर, ये होगी डायमेंशन इसकी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। इसके बाद एक और डेंसिटी आती है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, कोई ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम से मतलब अगर हम कोई सॉलिड स्फीयर ले लें और नॉन कंडक्टिंग ले लें और पूरे में चार्ज दे दें तो चार्ज पूरे में फैल जाएगा, है ना, पूरी तरीके से अंदर बाहर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे अर्थ की हम बात करें तो अर्थ का मास जो है पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि केवल सरफेस पे है ना। या फिर हम कोई रबड़ वाली बॉल ले लें तो रबड़ वाली बॉल में हम देखेंगे जो मास, उसका मास कंटेन है जो उसका, वो पूरे में फैला हुआ है ना। तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, वहाँ पे हम यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है वो वॉल्यूम में है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है वो कैसा है, वॉल्यूम में है। तो जैसे हमने क्या किया कि स्फीयर ले लिया, ये क्या है, एक स्फीयर।
इसका वॉल्यूम हमने मान लिया v है, तो हमने इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम कट किया और इसको मान लिया dv। टोटल चार्ज इस पर q था, तो इधर इस पे मान लिया टोटल चार्ज कितना है dq। तो फिर से वही सेम प्रोसीजर, हम क्या लिखेंगे कि dv वॉल्यूम में चार्ज कितना है dq, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज जो होगा वो होगा dq बाई dv, और ये जो dq बाई dv है इसको हमने नाम दे दिया रो, है ना। इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये सिर्फ याद रखना है कि अगर चार्ज वन डायमेंशन में फैल रहा है, केवल लेंथ विड्थ या हाइट में फैल रहा है, तो वहाँ पे हम कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, लैम्डा। अगर चार्ज एरिया में फैलता है ना, किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे प्लेट पे फैला दिया है ना, या फिर किसी शीट पे फैला दिया, तो वहाँ, या डिस्क की हम बात कर लें, तो वहाँ जो हम चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे वहाँ सिग्मा यूज करेंगे। और तीसरी बात जो है, अगर चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस शेप के मतलब स्फेरिकल होने से मतलब नहीं है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्फेरिकली होना चाहिए, मतलब अंदर और बाहर पूरे में चार्ज अगर है तो वहाँ पे हम यूज करेंगे रो या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से नोट करो, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे पास डायग्राम है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस के बीच में हमें ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है। इसमें हमसे बोला है फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ये दो पॉइंट चार्ज हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। इन दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हम यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ करने नहीं जा रहे हैं, हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक तरीके से तुम ये कह सकते हो कि वो एक पैटर्न है, कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, और ये जो है ये ग्राफ है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखो इस ग्राफ को हम किस किस के बीच में मतलब ऐसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हम स्पेस में ड्रॉ करते हैं, और ये दो एक्सिस पर ड्रॉ किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक्स एक्सिस के अगेंस्ट में ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो देखो जरा, ये प्लस क्यू चार्ज है ना, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमारे पास दिया हुआ है। हमें पता है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हम इस डायरेक्शन में केवल और केवल बात कर रहे हैं, हम वाई डायरेक्शन में बात नहीं कर रहे, हम जेड एक्सिस पे बात नहीं कर रहे, हम किस एक्सिस पे बात कर रहे हैं, केवल और केवल एक्स एक्सिस पे। तो अब देखो जरा, एक्स एक्सिस पे अगर हम ऐसे मान के चलते हैं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करें, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। इस पॉइंट पे किधर होगा, इधर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये वाली जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, बताओ जरा। ये डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब एक्स पॉजिटिव तो ई पॉजिटिव। एक्स अगर पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव। इट मीन्स अगर हम इस डायरेक्शन में कोई पॉइंट लेते हैं, अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, तो ई क्या हो गया, पॉजिटिव। एक्स इज़ पॉजिटिव देन ई इज़ पॉजिटिव। अब हम इधर आते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, यहाँ खड़े हो जाते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो एक्स क्या है, नेगेटिव। एक्स अगर नेगेटिव है, इस पॉइंट पर अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो हमें कैसा मिलेगा, वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, इधर ही तो मिलेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज किधर होगा, विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड, है ना, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। तो इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये जो पॉइंट्स हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो कर रहे हैं, और ये वाले पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट को शो कर रहे हैं। देखो एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, वाई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने किसको लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि एक्स और ई दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ जो है इस क्वाड्रेंट में और इस वाले क्वाड्रेंट में बनेगा, इन दोनों क्वाड्रेंट में ये ग्राफ जो है देखने को हमें मिलेगा। अब देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के साथ इस टाइप का रिलेशन है ना, तो इस केस में ग्राफ कैसा आता है, देखो एक्स जब 0 तो ई की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ई इनफाइनाइट। एक्स जब इनफाइनाइट तो ई की वैल्यू 0। तो ये जो ग्राफ है ये हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा, है ना, ये इससे टच नहीं होगा, थोड़ा सा इस तरीके से। ऐसे ही इस वाले क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो ये ग्राफ हमें ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है इस तरीके से होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अराउंड जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्स एक्सिस से जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा जब हम माइनस क्यू चार्ज लेते हैं। तो माइनस क्यू चार्ज के केस में देखो, अगर हम इस पॉइंट पर खड़े होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किधर मिलेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। तो अगर एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव, तो ई क्या हो रहा है, नेगेटिव। अगर हम यहाँ खड़े हो जाते हैं इस पॉइंट पे जब हम खड़े होते हैं तो इस पॉइंट पे x क्या है, देखो लेफ्ट साइड में, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में x क्या होगा, नेगेटिव,
तो x हो गया नेगेटिव। तो E हमें कैसा मिलेगा, देखो इस पॉइंट पे जब तुम खड़े होगे चार्ज माइनस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो E क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो x इज नेगेटिव देन E इज पॉजिटिव। बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, x पॉजिटिव E नेगेटिव, x पॉजिटिव E नेगेटिव, मतलब एक तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। x नेगेटिव E पॉजिटिव, x नेगेटिव इधर है और E पॉजिटिव ऊपर है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, ये वाला। तो ये ग्राफ इन दोनों क्वाड्रेंट्स में आएगा और किस तरीके से होगा, ये होगा ग्राफ, है ना। इस टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे, देखो x जब 0 हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन्फिनिटी। यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है इस फॉर्मूले से, प्लस माइनस से क्या है, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा ना, x 0 तो E इन्फिनिटी। x देखो यहाँ पे 0 है तो E किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी कह सकते हो, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे देखो जब x 0 है तो E किधर जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा, है ना। तो इस केस में ग्राफ हमें मिला इन दोनों क्वाड्रेंट में, और इस वाले केस में ग्राफ मिला हमें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस चीज़ को एक बार नोट करो फटाफट। नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारे पास वो हमें इस केस में ड्रॉ करना है। दो चार्ज यहाँ पर हमें दिए हुए हैं ना, एक प्लस क्यू दूसरा भी प्लस क्यू, दोनों चार्ज x इक्वल्स टू a पे रखा है, दूसरा चार्ज x इक्वल्स टू माइनस a पे रखा है। ये पॉइंट जो है ये ऑरिजिन है, यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू 0 लिया है। हमें जो ग्राफ बनाना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। किस किस के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। चार्ज दोनों जो है वो एक x इक्वल्स टू माइनस a पे रखा है और एक x इक्वल्स टू प्लस a पे रखा है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे ध्यान से 3 रीजन है हमारे पास, एक तो ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है। तो इसको हमने मान लिया रीजन फर्स्ट, इसको मान लिया रीजन सेकंड और इसको मान लिया थर्ड। इन तीनों केस में हमें देखना है ग्राफ कैसा आएगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले रीजन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले रीजन से अगर हम स्टार्ट करें तो बताओ जरा ग्राफ कैसा आएगा। जब हम इस साइड का कोई भी पॉइंट लेंगे, इस साइड का हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट इस चार्ज के ज़्यादा पास होगा एज़ कम्पेयर टू दिस चार्ज। कोई भी पॉइंट अगर हम लेफ्ट साइड का लेंगे तो इस चार्ज के ज़्यादा पास होगा इस चार्ज के कंपैरिजन में। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डोमिनेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज विल डोमिनेट हियर इफ वी कंसीडर एनी पॉइंट इन रीजन फर्स्ट अलोंग द एक्स एक्सिस। हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ बना रहे हैं। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम बाई एक्सिस पर कोई पॉइंट नहीं ले रहे हैं, हम जो पॉइंट लेंगे वो केवल और केवल एक्स एक्सिस पर लेंगे। तो जो ग्राफ बनने जा रहा है वो ई का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ होगा। तो फर्स्ट रीजन में देखो यहाँ पर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डोमिनेट करेगा। तो अब हम देखते हैं इस चार्ज की वजह से, इस पॉइंट पे देखो, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इस वाले रीजन में नेगेटिव और एक्स क्या होगा, नेगेटिव। एक्स तो पहले से ही नेगेटिव है क्योंकि इस पॉइंट के इधर है। तो ई नेगेटिव एक्स नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ई नेगेटिव किधर होगा, नीचे की तरफ, एक्स नेगेटिव किधर होगा, इधर की तरफ। तो ये जो ग्राफ आएगा ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब जरा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड वाले पोर्शन के लिए देख के हमें बताओ जरा क्या होगा। सेकंड वाले पोर्शन में देखो जरा, इस वाले रीजन में क्या होगा। इस वाले में हम पहले इधर आते हैं, इस पोर्शन में। इस पोर्शन में क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा क्योंकि वो पॉइंट इस प्लस क्यू के ज़्यादा पास होगा। तो मान लिया हमने ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे हम देखें तो x क्या होगा, यहाँ पे x पॉजिटिव है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सॉरी, x होगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ओरिजिन के हम लेफ्ट साइड में, यहाँ से यहाँ तक हम किसी भी पॉइंट पे चले जाएं हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड में ही रहेंगे। तो x क्या होगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसा मिलेगा, अब देखो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, ये वाला चार्ज। इस रीजन में किसी भी पॉइंट को तुम ले लो, इस रीजन का कोई भी पॉइंट ले लो, ये चार्ज हमेशा इस वाले चार्ज के कंपैरिजन में पास होगा। ये वाला चार्ज जो है इस रीजन के किसी भी पॉइंट के ज़्यादा पास होगा एज कम्पेयर टू दिस चार्ज। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, मतलब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन इसके हिसाब से करेंगे। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। अब ये डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव। ये डायरेक्शन देखो किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। ये हमें देखने को मिला। ठीक है, तो x नेगेटिव ई पॉजिटिव, कैसा ग्राफ आएगा जरा बताओ। x नेगेटिव ई पॉजिटिव, x नेगेटिव मतलब ये वाला रीजन और ई पॉजिटिव मतलब ऊपर वाला रीजन। तो ये ग्राफ बताओ कैसा आएगा, किस तरीके से। अपनी कॉपी पे बनाना है तुम्हें। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, KQ/x²। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले पॉइंट पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन्फिनिटी।
और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, दो सेम चार्ज हैं, दो सेम चार्ज, और मिड पॉइंट जो होता है वहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिलता है, यानी कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। तो ये जो ग्राफ है, जो x 0 पे हमें क्या दे रहा है, e की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये यहाँ से ऐसे आएगा इस तरीके से। अब हम आगे बात करते हैं इस वाले रीजन में। इस वाले रीजन में अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, इस रीजन में कोई भी पॉइंट लेंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लस क्यू का, वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस रीजन में किसी भी पॉइंट पे डोमिनेट करेगा। तो मान लिया हमने ये वाला पॉइंट ले लिया है ना, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, इस रीजन में कोई भी पॉइंट लोगे x इक्वल्स टू 0, मतलब ऑरिजिन के राइट साइड में है, तो x क्या होगा इस रीजन में, पॉजिटिव, और E क्या होगा इस पॉइंट पर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, इस वाले का, तो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो E हो गया नेगेटिव, x पॉजिटिव E नेगेटिव। तो ये जो ग्राफ है ये हमें कैसे मिलेगा, ये ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। E नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस वाले एक्सिस के नीचे, क्योंकि इस एक्सिस के ऊपर जो है E क्या होगा, पॉजिटिव। हम बाई एक्सिस पे E ले रहे हैं ना, तो ऊपर की साइड E पॉजिटिव होगा, नीचे की साइड E नेगेटिव होगा। तो ये हमें इस तरीके का ग्राफ जो है देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस वाले रीजन में, थर्ड वाले रीजन में क्या होगा, इस रीजन में हम कोई भी पॉइंट लेंगे, इस रीजन में हम कोई भी पॉइंट लेंगे, तो इस चार्ज के वो पॉइंट ज़्यादा पास होगा। तो हमने मान लिया ये वाला पॉइंट लिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा। x क्या है यहाँ पे, x तो पॉजिटिव है, क्योंकि ओरिजिन के राइट साइड में है ये वाला पॉइंट। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, तो E भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा आएगा, x पॉजिटिव E पॉजिटिव, E पॉजिटिव किधर है, ऊपर, x पॉजिटिव किधर है, इधर। तो ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो इसे ड्रॉ कर सकते हो, ये ग्राफ हमें देखने को मिलेगा यहाँ।